मूवी के स्टार्ट में दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम स्विंग और जो था। वो बच्चे स्क्विड नाम की एक कोरियन गेम खेल रहे थे। इस गेम में वो दो ग्रुप्स में डिवाइड थे। इस गेम का रूल था कि जो शेप्स बनी हुई हैं वहां से होते हुए फाइनल सर्कल तक पहुंचना है बिना लाइन को क्रॉस किए। और हम देखते हैं कि स्विंग इस सर्कल पर जाकर जीत जाता है और उसकी टीम जीत की खुशी मनाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में स्विंग बड़ा हो चुका था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। स्विंग अभी कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, उसको कोई गिफ्ट ला देना और अच्छा सा खाना खिला देना। लेकिन स्विंग कहता है मुझे कुछ और पैसे चाहिए, जिस पर उसकी माँ उसे बेरोजगार होने का कहकर वहाँ से चली जाती है। स्विंग अपनी माँ के जाने के बाद उनका एटीएम कार्ड चुरा लेता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाकर एटीएम से सारे पैसे निकलवा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्विंग और उसका दोस्त घोड़ों की रेस में पैसे लगा रहे होते हैं। फर्स्ट राउंड में तो वो हार जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में लकीली वो जीत जाते हैं। इस गेम से वो 4 मिलियन वॉन जीत जाते हैं। सियोंग को कुछ लोग उसकी तरफ आते दिखाई देते हैं और वो फ़ौरन वहाँ से भागता है। भागते हुए उसकी टक्कर एक लड़की से होती है। सोंग उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उन लोगों ने उसे पकड़ ही लिया और बहुत ज़्यादा मारा। यहाँ हमें पता चलता है कि सोंग ने उन लोगों को पैसे वापस करने थे, इसलिए वो उसके पीछे लगे हुए थे। सियोंग उनके पैसे वापस करने के लिए जब पॉकेट में देखता है तो उसे पता चलता है कि पैसे तो है ही नहीं। तब उसे याद आता है कि वो भागते हुए एक लड़की से टकराया था, तो यकीनन उसी लड़की ने जेब काट ली होगी। अब चूंकि सियोंग के पास पैसे थे ही नहीं, तो वो लोग उसे 1 महीने की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सियोंग कहीं से कुछ पैसे अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोंग ट्रेन की तरफ भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ट्रेन निकल जाती है। और जब सियोंग वहां बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक उसके पास एक आदमी आकर बैठता है। सियोंग उस आदमी को नहीं जानता था। वो आदमी सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसे देखकर सियोंग गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है और बहुत सारी मार खाने के बाद वो गेम जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम इसी तरह और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट करना। नेक्स्ट सीन में सियोंग और उसकी माँ डिनर कर रहे होते हैं। उसकी माँ सियोंग को बताती है कि अगले साल उसकी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग को डाइवोर्स हो चुकी है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सियोंग नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए और अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। सियोंग को उस आदमी की बात याद आती है और वो उस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी पिक करने आती है। उस गाड़ी में और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सबको बेहोश कर दिया जाता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो सारे एक बड़े रूम में थे। यहाँ पर टोटल 456 लोग थे। उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया गया था, जिससे वो किसी गेम के प्लेयर्स लग रहे थे। अब यहाँ हमें एक आदमी ब्लैक कवर में दिखाया जाता है, जो कि वहाँ का होस्ट यानी फ्रंटमैन था और सब पर नज़र रख रहा था। यहाँ पर मौजूद सब लोगों में एक बात कॉमन थी कि वो सारे लोगों ने कर्जे लिए हुए थे। यहाँ पर सियोंग प्लेयर 1 से मिलता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उसको ब्रेन ट्यूमर था। इसके बाद 2 प्लेयर्स जैंग और सई ब्यूक आपस में लड़ने लग जाते हैं। सई ब्यूक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है। वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स भी फुली कवर्ड थे। गार्ड्स उन लोगों को बताते हैं कि तुम सबको टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी। जो इस गेम का विनर होगा उसको प्राइज मनी मिलेगी। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर गेम के 3 रूल्स थे
और वो 3 रूल्स में पहला रूल था कि कोई भी अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल था कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी उस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो उस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर स्योंग अपने स्कूल फ्रेंड सेंग वू से भी मिलता है। स्योंग उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान था क्योंकि सेंग वू किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी डॉल थी और इस गेम का सिंपल सा रूल था कि जब तक डॉल गाना गाएगी उन सबको मूव करना है और जब डॉल गाना रुक जाएगी तो उन सबको भी रुक जाना है और कोई मूवमेंट नहीं करनी। जो हिलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस गेम का नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। पहले वो लोग उसे इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। यहाँ हमें एलिमिनेट कर देने का मतलब पता चलता है, यानी मार देना। अब ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं और गेम के रूल के मुताबिक जो हिल रहा था को मार रहे थे और सर्वाइवर्स किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं और जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 प्लेयर ही रह गए थे। पहली गेम से सारे बहुत ज़्यादा डर गए थे और अब कोई भी गेम नहीं खेलना चाहता था। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर मेजॉरिटी गेम नहीं खेलना चाहती तो वो जा सकते हैं। फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है, लेकिन वोटिंग से पहले उन्हें प्राइज़ मनी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी उस गेम को खेलने से मना कर देती है इसलिए गेम को यहीं स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रीजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे स्योंग पुलिस के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते, उल्टा स्योंग को पागल समझने लगते हैं। स्योंग उन लोगों को वो कार्ड दिखाता है। हैरानगी की बात ये थी कि वो रॉन्ग नंबर था। इसके बाद स्योंग घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। स्योंग बाहर आता है तो देखता है कि सेंग वू छुप कर अपनी माँ को देख रहा था। स्योंग उससे पूछता है कि तुम तो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, तुम कर्जदार कैसे बन गए? तब सेंग वू उसे बताता है कि उस पर $1 बिलियन का कर्ज है। उसने स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारे पैसे गंवा दिए। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि स्योंग को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। वो हॉस्पिटल जाकर देखता है कि उसकी माँ के पाँव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी माँ को डायबिटीज़ थी जिसकी वजह से घाव भर नहीं रहा था। डॉक्टर स्योंग को बताते हैं कि उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, नहीं तो पाँव काटना पड़ेगा। हॉस्पिटल से वापस आते हुए उनके दरमियान काफ़ी बहस होती है और स्योंग कहता है कि मैं आपको कहीं से भी पैसे ला कर दूंगा। स्योंग पैसे मांगने के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, लेकिन वो उसे पैसे देने से इनकार कर देती है और वहाँ से जाने का कहती है। वो बातें कर रहे थे कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड भी वहीं आ जाता है। उसे देखकर स्योंग वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि स्योंग पैसे मांगने के लिए आया था। ये सुनकर उसका हस्बैंड स्योंग को पैसे देने आता है और कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, लेकिन स्योंग उसे मारने लगता है कि तभी उसकी बेटी भी उसे देख लेती है। वहाँ दूसरी तरफ अली स्योंग का दोस्त अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस पैसे देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अभी काम सही नहीं चल रहा और कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी उन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लग जाती है। फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए अली वहाँ से पैसे उठाकर भाग जाता है। अली घर आकर वो पैसे अपनी वाइफ को देता है और कहता है कि तुम हमारे बच्चे को लेकर वापस चली जाओ, कुछ दिनों तक मैं भी आ जाऊँगा। वहाँ दूसरी तरफ सईब्यूक एक एजेंट से मिलती है जिसे उसने अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से लाने के लिए पैसे दिए थे। वो एजेंट उसे बताता है कि बॉर्डर पर कोई वो पैसे छीन कर भाग गया था। अब उसे मज़ीद पैसों की ज़रूरत होती है।
ये सुनकर सई ब्यूक को गुस्सा आता है। वो एक चाकू लेकर उसे मारने की धमकी देती है और अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो वो उसे मार देगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने भाई से मिलती है जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनकी माँ को वहाँ से ज़रूर ले आएगी। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था, जो कि काफ़ी दिनों से मिसिंग था। इसीलिए वो अपने भाई के घर आता है। घर की हालत देखकर उसे पता चलता है कि उसका भाई काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आया था। वो घर की तलाशी लेता है तो उसे एक कार्ड मिलता है। उसने सेम ऐसा कार्ड स्योंग के पास भी देखा था जब वो पुलिस स्टेशन आया था। वो पुलिस ऑफिसर स्योंग के पास जाता है और उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन स्योंग कहता है कि मैं उस दिन नशे में था इसलिए वो सब कह रहा था। स्योंग उसको मज़ीद कुछ बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। स्योंग जब घर पहुँचता है तो उसे दोबारा वो कार्ड नज़र आता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा उस गेम को ज्वाइन करेगा। सब प्लेयर्स को दोबारा कार्स के ज़रिए शिप के पास ले जाया जाता है। वो ऑफिसर भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है और उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है। इसके बाद उन सब गाड़ियों को एक आइलैंड पर ले जाया जाता है और दोबारा उन्हें यूनिफॉर्म पहनाकर रेडी किया जाता है। यहाँ पर उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट गेम क्या होगी। इसके बाद वो लोग अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सई ब्यूक और उसकी फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं और सई ब्यूक एक्सप्लोर करने लगती है। वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में शुगर मिलाकर कुछ बना रहे हैं। ये सब उसे बहुत अजीब लगता है कि तभी एक गार्ड उन्हें चेक करने के लिए आ जाता है। वो उन्हें बाहर आने का कहता है लेकिन वो कहती है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बस थोड़ी देर और। कि तभी गार्ड को उन पर शक होता है और वो दरवाज़ा खोल लेता है। तब तक सई ब्यूक भी वापस आ गई थी। उसकी फ्रेंड गार्ड पर चिल्लाती है और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। सई ब्यूक अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन सेंगवू भी उनकी बातें सुन लेता है। जब उन सबको प्लेग्राउंड की तरफ लाया जा रहा होता है तब सेंगवू सई ब्यूक से पूछता है कि तुमने क्या देखा था। वो उसे बताती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। उसके बाद वो प्लेग्राउंड पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पास 4 शेप्स थीं जिनमें से एक शेप को चूज़ करना था। यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और उन्हें क्या करना है। स्योंग पूछता है कि हमें एक ही शेप चूज़ करनी चाहिए कि डिफरेंट। तो सेंगवू कहता है कि अगर हम एक ही शेप सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है फंस जाएं, इसलिए हमें अलग-अलग शेप्स चूज़ करनी होंगी। इसके बाद उनको बॉक्सेस दिए जाते हैं। गेम ये थी कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को डैमेज किए बगैर बाहर निकालना था। जो निकाल लेगा वो जीत जाएगा और जो शेप को सही से नहीं निकाल सकेगा उसे एलिमिनेट यानी मार दिया जाएगा। अब सेंगवू ने ट्रायंगल शेप चुनी थी तो वो इजीली उसे निकाल लेता है। स्योंग ने अम्ब्रेला शेप चूज़ की थी जिसको निकालना सबसे मुश्किल था, इसलिए वो घबराया हुआ था। उसकी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो उस शेप को ख़राब किए बगैर निकाल लेता है और जीत जाता है। आखिर में एक प्लेयर से शेप ख़राब हो जाती है। गार्ड उसे शेप दिखाने को कहता है तो वो उस गार्ड की गन छीनकर उस पर हमला कर देता है और गार्ड को अपना चेहरा दिखाने का कहता है। उस प्लेयर को डराने के लिए अचानक सारे प्लेयर्स पे गोलियां चलाई जाती हैं जो हार गए थे। गार्ड अपना चेहरा दिखाता है और वो कहता है कि तुम तो अभी बच्चे हो। अब प्लेयर खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद फ्रंटमैन वहाँ आता है और उस गार्ड को गोली मार देता है और कहता है कि जो अपना चेहरा दिखाएगा वो मारा जाएगा। अब वो सारे प्लेयर्स वापस आते हैं और 187 से 108 बाकी रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाना दिया जाता है, लेकिन खाना थोड़ा होने की वजह से वो अभी भी भूखे थे। जैंग की गैंग दोबारा लाइन में जाकर खाना लेती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लास्ट पे खाना नहीं मिल पाता क्योंकि गार्ड्स गिन कर सबके लिए खाना लाए थे। अब एक लड़का जैंग से फाइट करने लग जाता है और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि इन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर था जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालता था और वो ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेचने का काम करते थे। वो ये काम
फ्रंटमैन से छुप कर रहे थे। कंट्रोल रूम में भी उन्होंने एक आदमी बिठाया हुआ था जो उनकी वीडियो डिलीट कर देता था। इस काम के बदले गार्ड्स डॉक्टर को नेक्स्ट गेम क्या होगी पहले ही बता देते थे। यहाँ पर गार्ड्स उसे बताते हैं कि हमने जानबूझकर आज खाना कम दिया था ताकि वीक प्लेयर्स ख़त्म हो जाएं। यहाँ पर गार्ड्स डॉक्टर को नेक्स्ट गेम के बारे में भी बता देते हैं। अब 30 मिनट के बाद वहाँ लाइट्स ऑफ होने वाली थीं। प्लेयर डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। यहाँ लाइट्स ऑफ होने लग जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर सबको मारने लग जाता है। जैंग सेब्यूक को मारने जाता है कि तभी स्योंग उसको बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। अब टोटल 80 प्लेयर्स बाकी बच गए थे, जिसके बाद इन सबको तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाने को कहा जाता है। अब चूंकि जैंग को गेम का पता था तो वो अपनी टीम में सबसे ताकतवर लोगों को रख लेता है और सेब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम से निकाल देता है। दूसरी तरफ स्योंग अपनी टीम बना रहा था और उसे एक प्लेयर की ज़रूरत थी, तो सेब्यूक की फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है। ये गेम टग ऑफ वार थी, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था और गेम शुरू हो जाती है। जैंग की टीम बड़ी आसानी से गेम जीत जाती है। अब अगली बारी स्योंग की टीम की थी। वो सारे डरे हुए थे क्योंकि उनकी टीम में एक बूढ़ा आदमी और 2 लड़कियां थी। उन्हें लग रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन बूढ़ा शख्स कहता है कि ये गेम टेक्निक से जीती जाती है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वार खेले हैं। इसीलिए वो उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। वो सबसे आगे उस शख्स को रखते हैं जो किसी सिचुएशन में भी हार नहीं मानता, और लास्ट पे सबसे बहादुर को, और बाकी सेंटर में, और इस तरह वो जीत जाते हैं। अब वो दोबारा वापस आ जाते हैं और दोबारा लाइट्स ऑफ होने वाली थी। स्योंग कहता है कि रेडी रहना। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो 2-2 करके सब रात को पहरा देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे थे और उन ऑर्गन्स को गार्ड नंबर 28 और 29 ने डिलीवर करने जाना था, और वो सब एक डेड बॉडी की बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक ही किडनी थी। गार्ड 29 वही ऑफिसर था। जब वो ये सारी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि शायद वो उसके भाई की बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। फिर 28 और 29 वो ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि बॉम्ब लगा हुआ है। नंबर 29 28 से उसके बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि ये किसी हंगामी सिचुएशन में VIPs के भागने के लिए रखा गया है ताकि उनके जाने के बाद ब्लास्ट कर दिया जाए। इसके बाद 29 VIPs के बारे में पूछता है तो 28 को उस पर शक होता है क्योंकि सबको VIPs के बारे में पता था। वो उस पर हमला करता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। वो ऑफिसर अपना मास्क हटाता है और साथ ही उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे एक किडनी वाले प्लेयर के बारे में पूछता है। नंबर 28 उसे बताता है कि वो एक फीमेल थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उसे कहता है कि तुम खुफिया रास्ते से लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। इसके बाद ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। उधर दूसरी तरफ वो डॉक्टर गार्ड्स से अगली गेम के बारे में पूछता है। वो गार्ड्स कहते हैं कि उन्हें भी अगली गेम का नहीं पता। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। वो एक गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे एक गार्ड आता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर शांत करता है और उसे मारने वाला ही होता है कि फ्रंटमैन वहाँ पर आकर उस गार्ड को मार देता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालता है। इसके बाद फ्रंटमैन वो जगह देखता है जहाँ पर ये लोग ऑर्गन चुराते थे और साथ ही उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिलती है। उन्हें उसकी बॉडी से एक पुलिस गन की गोली मिलती है और उन्हें समझ आता है कि उनके अलावा कोई और भी वहाँ पर मौजूद था। उधर वो पुलिस ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम में पहुंच जाता है और वहाँ वो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ सबके रिकॉर्ड्स थे। जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है
जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी विनर था। उधर सारे प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है और उन्हें अपना अपना पार्टनर चुनने का कहा जाता है। सब प्लेयर्स अपना अपना पार्टनर चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद उन सबको 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। गेम ये थी कि सबको अपने अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने थे, यानी जीतना था, और जिसके पास सारे मार्बल्स होंगे वो जीत जाएगा और जिसके पास एक भी मार्बल नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। सेंगवू और अली आड और इवन का गेम खेलते हैं। यहाँ अली सेंगवू के सारे मार्बल्स जीत रहा था, यहाँ तक कि सेंगवू के पास सिर्फ एक मार्बल बचता है। अब सेंगवू को समझ आ गया था कि वो हार जाएगा, इसलिए वो अली को अपनी बातों में फंसाने लग जाता है और धोखे से उसके मार्बल्स चेंज कर देता है। सेंगवू वो मार्बल्स गार्ड को दिखाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब अली अपने मार्बल्स चेक करता है तो वो पत्थर थे। उधर प्लेयर 1 अपनी कंडीशन की वजह से भूल गया था कि उसे गेम खेलना है, लेकिन किसी तरह सेओंग उसको खेलने पर मना लेता है। इसके बाद वो दोनों भी इवन और ऑड खेलते हैं। इनमें से वो बूढ़ा आदमी सेओंग के सारे मार्बल्स जीत रहा था। अब सेओंग के पास एक मार्बल रह गया था। यहाँ पर सेओंग बूढ़े आदमी की बीमारी का फ़ायदा उठाकर मार्बल्स जीतने लग जाता है। वो फ़ौरन गार्ड के पास जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि अभी भी एक मार्बल मेरे पास है। अब वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब सेओंग फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे साथ एक और गेम खेलो। यहाँ पर बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पहले भी सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं, मैं सब जानता हूँ। ये सुनकर सेओंग को उस बूढ़े आदमी पर तरस आता है और बूढ़ा आदमी वो आखिरी मार्बल भी उसे दे देता है। उधर दूसरी तरफ सैब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये थी कि जो मार्बल को दीवार के ज़्यादा करीब फेंकेगा वो जीतेगा। सैब्यूक अपना मार्बल फेंकती है जो कि दीवार के करीब जाकर रुकता है, और जब उसकी फीमेल फ्रेंड की बारी होती है तो वो जानबूझकर पास ही मार्बल फेंक देती है। सैब्यूक ये देखकर उसे दोबारा मार्बल फेंकने का कहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है और तुम्हारी तो फैमिली है, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है। इसके बाद सैब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है और सब की डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब दोबारा रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ जैंग देखता है कि सैब्यूक की वो वाली फ्रेंड जिसको इन्होंने अपनी टीम से निकाल दिया था अभी तक ज़िंदा है। ये जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब उनका रिलेशन अच्छा नहीं था, इसलिए वो जैंग को बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड भी मिल जाता है और तभी उसे पता चलता है कि सारे वीआईपीज़ आ गए हैं। फ्रंटमैन उन्हें रिसीव करने के लिए चला जाता है। सभी वीआईपीज़ को उनके रूम में लाया जाता है। फ्रंटमैन उन वीआईपीज़ के बारे में अपने बॉस को बताता है। नेक्स्ट डे सबको 5th गेम के लिए लाया जाता है, जहां 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े हुए थे और सारे प्लेयर्स अपना अपना नंबर लेने लग जाते हैं। अब लास्ट में 2 नंबर्स 1 और 16 रह जाते हैं। सेओंग कंफ्यूज होता है कि वो कौन सा नंबर चूज़ करे। वो नंबर 1 लेने लगता है कि एक आदमी आकर सेओंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद वो पहला नंबर ले लेता है और सेओंग को 16 नंबर मिलता है। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। इस गेम का रूल था कि दिए गए टाइम में ब्रिज की दूसरी साइड जाना है। अब इसके दरमियान 2 तरह के गिलास लगे हुए थे, एक आम गिलास था और एक टेम्पर्ड। आम गिलास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। वो लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं और मरने लगते हैं। अब जैक सबसे आगे था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे बढ़ जाएं या सारे ही मर जाएं। अब जैंग के बाद उसकी वही फ्रेंड थी। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर पीछे को गिर जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो ग्लास कंपनी में काम करता था। उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंटमैन को ये पता चलता है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ना सके।
अब लास्ट स्टेप बचा था और उनके पास टाइम भी बहुत कम था। तो सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। अब सेंगवू, सेइब्यूक और सियोंग ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट लग जाती है, ख़ास तौर पर सेइब्यूक को, क्योंकि वो ज़्यादा पास खड़ी थी। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। एक वीआईपी उस ऑफिसर को मास्क रिमूव करने का कहता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि यहाँ ये मुझे मार देंगे, अंदर जाकर रिमूव कर दूँगा। वो वीआईपी उस ऑफिसर को अपने साथ अंदर ले जाता है। वो ऑफिसर अपना मास्क रिमूव करता है और उस वीआईपी को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है, और इस बात का पता फ्रंटमैन को भी लग जाता है। इसलिए वो फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और उस ऑफिसर को देख लेता है। वो ऑफिसर वहाँ से भागकर दूसरे आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। फिर वो सारे सबूत बेच देता है, लेकिन नेटवर्क का इशू था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। उसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है तो वो ऑफिसर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। इसके बाद फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। उधर सेइब्यूक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, उसका काफ़ी सारा खून बह चुका था। अब इन तीनों को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके सामने एक एक नाइफ़ भी रखा जाता है, ताकि अगर रात को किसी ने किसी को मारना हो तो मार दे। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सेइब्यूक की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सियोंग उसे कहता है कि फ़िक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं, हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे और उसके बाद हम जीत जाएंगे और बाहर जाकर पैसों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। सेइब्यूक की हालत ज़्यादा ख़राब थी, उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। सियोंग हेल्प के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगवू सेइब्यूक को मार चुका था। नेक्स्ट डे उनको लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। ये स्क्विड गेम था। इसका सिंपल सा रूल था, मार दो या मर जाओ। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों के दरमियान काफ़ी फ़ाइट होती है। यहाँ सेंगवू की हालत ख़राब हो रही थी और सियोंग कहता है कि मैं क्विट कर दूँगा और वो उसे साथ चलने का कहता है, लेकिन सेंगवू अपने आप को मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग ऑटोमेटिकली गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को घर छोड़ दिया जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। जब वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में थे। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसने अब तक उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। इतने में एक फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है और उसे एक कार्ड देती है, जो कि बिल्कुल सेम वही कार्ड था। उस पर एक एड्रेस था। सियोंग उस एड्रेस पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि असली माइंड मास्टर और कोई नहीं, वही बूढ़ा आदमी था और वो अभी भी ज़िंदा है। यहाँ बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारी गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई, और हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था खेलने के लिए, और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है। इतना बताने के बाद उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंग सेइब्यूक के छोटे भाई के पास जाता है। वो उसे सेंगवू की मदर के पास लेकर जाता है और उन्हें उस बच्चे का ख्याल रखने का कहता है। साथ ही वो उन्हें एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है, जहां उसे वही अननोन पर्सन नज़र आता है जो मूवी के स्टार्ट में उसे मिला था। यहाँ सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था और वापस आकर उस बंदे से वो कार्ड छीन लेता है। इसके बाद वो उस कार्ड वाले नंबर पर फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। आगे से उसे जवाब मिलता है कि सियोंग,
अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो प्लेन पर चढ़ जाओ। यहाँ इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।